लेकिन अभी जो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए वो है 20 मिनट रिवीजन सीरीज। यदि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा जो ऊपर रिएक्शन दी गई है। और याद रखना ये रिएक्शन वेपर फेज में होती है, तो आप लोगों ने एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना। हेलो बच्चों, जिसका आप लोगों को इंतजार था, बार बार मुझे डीएम्स आ रहे थे कि सर कब ला रहे हो आप वन शॉट। ऑब्वियस सी बात है, वन शॉट जो लाइव लेके आएंगे वो बाद में लेकर आएंगे जब एग्जाम काफी नजदीक होगा। लेकिन अभी जो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए वो है 20 मिनट रिवीजन सीरीज। यस, बिल्कुल सही सुना बच्चों, हर एक चैप्टर को विद इन 20 मिनट में रिवाइज करवाऊंगा। आप लोगों को एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इस चार्ट को प्रॉपर हम रिवाइज करेंगे कि पूरी की पूरी आपकी एनसीईआरटी को कवर कर रहा होगा, एज वेल एज जो हम क्लास में पढ़ाते हैं उन नोट्स को भी ये कवर आउट कर रहा है। तो आप लोगों ने एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। और नीट एंड को आपको पता है, नीट एंड हमने सीरीज का नाम रखा है। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली है जो आप लोगों को 20 मिनट के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा देगी। क्लियर है बच्चों? रेडी हो तुम लोग? यस, आज हम ज्यादा समय लगा, 20 मिनट में खत्म भी तो करनी है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज जो पहला लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एल्केन्स के लिए। एल्केन की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे, प्रेपरेशन को भी पढ़ेंगे, सॉल्व विद इन 20 मिनट। तो रेडी हो? चलो भाई स्टार्ट करते हैं एल्केन की। जब हम एल्केन को पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले हैलोजिनेशन टॉपिक आता है। सबसे पहले बात करें हैलोजिनेशन में, फोटो हैलोजिनेशन, फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो कहता है हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मैंने हर एक पॉइंट को कवर किया तो ध्यान से सुनते रहना कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। इनके अंदर होता क्या है, एल्केन आएगा H2 लाइट या की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएगा, H हटेगा और क्या जुड़ेगा बच्चों, X जुड़ेगा। अब इसमें रिएजेंट क्या हो सकते हैं, यूवी लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, रेंज 250 से 400 डिग्री सेल्सियस दी गई होगी और पेरोक्साइड के साथ में X2 दिया गया होगा। Cl और ब्रोमीन आप लोगों को वहां देखने को मिलेगा। यदि बात करते हैं यहां जब X है वो वेरी हो सकता है तो उसकी रिएक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2 होता है, फिर Cl2, Br2 और फिर I2 होता है। F2 इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो डार्क में भी रिएक्शन दे देता है, लेकिन बाकी सबके लिए एनर्जी की लाइट की क्या होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है। I2 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी आप देखोगे जब हम I2 की रिएक्शन करवाते हैं रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, तो इसीलिए आगे लिखा गया I2 डजंट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती, बहुत स्लो होती है, रिवर्सिबल होती है, इसीलिए रिएक्शन रिवर्स है तो प्रोडक्ट की मात्रा बहुत कम मिलेगी। इसीलिए बच्चों वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है, HiO3 या फिर डिल्यूट नाइट्रिक एसिड। होता क्या है, ऑब्वियसली क्लोरीनेशन है। पहले मैं वन बाय वन सभी को समझाया गया है। क्लोरीनेशन की बात करता हूं, हमारे पास पता है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, जहां पहले Cl डालोगे लाइट की प्रेजेंस में CH3Cl मिलेगा, फिर से रिएक्शन करवाओगे CH2Cl2 मिलेगा, ऐसे करवाते करवाते CCl4 इज अ फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आप एग्जामिनर एक्सेस में क्या गिवन कर रहा है, कहता है इफ वी वांट CH3Cl, यदि मुझे CH3Cl चाहिए तो मुझे मीथेन को एक्सेस में रखना है, क्योंकि यदि मैंने Cl2 को एक्सेस में रख दिया तो प्रोडक्ट CCl4 बन के आएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है, लेकिन ध्यान रखना क्लोरीनेशन इज नॉन सिलेक्टिव रिएक्शन। मतलब क्लोरीनेशन करोगे वो देखेगा नहीं कि मुझे 3 डिग्री पे जुड़ना है, मुझे 2 पे जुड़ना भाई, जो ज्यादा मात्रा में वहां प्रेजेंट होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो वो उसी को ही रिप्लेस कर देता है। क्लास में बताया था आप लोगों को। लेकिन यदि बात करते हैं ब्रोमिनेशन की, ब्रोमिनेशन सिलेक्टिवली काम करता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, 3 डिग्री को रिप्लेस करेगा। बहुत बढ़िया। तो लिखा गया क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन इज सेम, जैसे क्लोरीनेशन होगी वैसे ही ब्रोमिनेशन होगी, बट ब्रोमिनेशन जो होता है बच्चों वो सिलेक्टिव होता है, लेकिन क्लोरीनेशन नॉन सिलेक्टिव होता है। क्लोरीन को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जैसे ये रिएक्शन को देखो, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डाली तो उसने 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को नहीं हटाया, उसने 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को हटाया है। इज इट क्लियर बेटा जी? बहुत बढ़िया। ब्रोमिनेशन रिलेटिवली ऑर्डर, इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करता हूं बेटा वो 3 डिग्री सबसे पहले, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, क्योंकि फ्री रेडिकल बन रहे हैं। फ्री रेडिकल कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, क्योंकि ब्रोमिनेशन सिलेक्टिवली काम करता है तो 3 डिग्री पे रिएक्शन देगा सबसे पहले। बहुत बढ़िया। फिर हमारे पास आता है फ्लोरीनेशन। हमने क्या कहा, फ्लोरीनेशन डार्क में रिएक्शन दे सकता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। होता क्या है, मीथेन को जैसे F2 से रिएक्ट करते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है और कार्बन ब्लैक हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इज इट क्लियर? लेकिन यदि मुझे इस रिएक्शन से एल्काइल फ्लोराइड चाहिए तो मुझे N2 गैस पास करनी पड़ती है। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है हमारे पास आयोडीनेशन। हमने बोला था ये रिवर्स फ्लो रिएक्शन है, रिवर्सिबल होती है, इसलिए देखो बेटा देखो CH4 प्लस I2 रिवर्सिबल में CH3I और HI हमारे पास बनता है। लेकिन जब हम इसमें क्या डालते हैं बेटा HiO3, क्योंकि होता क्या है ना बेटा, ये HiO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ये जो HI होता है ये वापस से रिएक्ट करके I2 बना देता है, तो मुझे HI का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो हम क्या डाल देते हैं इसके अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं ताकि वो इस HI रिड्यूसिंग एजेंट से मिलकर वाटर बना दे, और साथ में I2 बाहर आता है जो रिएक्शन में बार बार यूज होता है, और इससे हमारे पास उत्पाद की मात्रा बढ़ जाती है। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यदि बात करते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन की ये कुछ कंडीशन मैंने हर किसी के साथ थ्योरी की कंडीशंस लिखी हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी रखना अपने पास, ये बहुत काम आएगा शॉर्ट रिवीजन के लिए। पहली बात, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, नाइट्रिक एसिड आपके पास रिएजेंट चाहिए होता है नाइट्रेशन करवाने के लिए। इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होता है NO2 ग्रुप से। ऑल पॉसिबल नाइट्रो एल्केन आर फॉर्म्ड, जितने पॉसिबल है उतने नाइट्रो एल्केन बन सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना केवल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटते, लेकिन सब रिएक्शन में कार्बन और हाइड्रोजन टूटा करते थे, बट नाइट्रेशन में कार्बन कार्बन के साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन दोनों टूटेंगे। और साथ साथ कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है इथेन की, इथेन को 400 से 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जा रहा है, नाइट्रिक एसिड साथ में डाला जा रहा है, यस और नो। वैसे ये हाई प्रेशर पे भी करवाई जाती है रिएक्शन। तो हमारे पास देखो एक बार तो यहां जुड़ सकता था, और एक बार यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता तो आपके पास CH3NO2 भी बन सकता था। तो जो संभावनाएं हैं वो सारी यहां बनाई जाती है। वही चीज प्रोपेन के लिए क्लास के अंदर सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं, इसकी लॉन्ग वीडियो आप लोगों के चैनल के अंदर मिल जाएगी। ओके, तो 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करवाने पर, और याद रखना ये रिएक्शन वेपर फेज में होती है, तो हमारे पास कितने तरह के प्रोडक्ट बने, 4, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटता है। क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया। ये तो हुआ हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन। अब हम बात करें सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन कंडीशन हाई टेम्परेचर पे होता है, ओलियम चाहिए, तो ओलियम क्या होता है बेटा जी, H2SO4 के साथ SO3। हमेशा देखा होगा ना फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक सल्फोनेशन करवाते हो तुम लोग, तो वहां SO3 साथ में डाला जाता, तो इसको बोल देते हैं ओलियम हमारे पास। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है SO3H से एल्केन। लेकिन याद रखना ये सब नहीं देते सल्फोनेशन, ये केवल वही देते हैं जिनमें 6 या 6 से ज्यादा कार्बन की चेन हो। दूसरा, यदि कम कार्बन की चेन है, 6 से कम है, 5 की है, 4 की है, 3 कार्बन की चेन है, तो ध्यान रखना वहां पर 3 डिग्री हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी रिएक्शन होती है सल्फोनेशन, अदरवाइज सल्फोनेशन नहीं होती। तो कुछ एग्जांपल हमने यहां पे रखी हुई है ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की। यदि हम बात करते हैं बेटा जी पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ हीट करना है। तो हमारे पास जब भी कोई भी एल्केन्स दिए जाते हैं, हायर एल्केन दिए जाते हैं, उनको हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो लोअर एल्केन और साथ साथ में एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ओके बच्चों, लेकिन ध्यान रखना कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल रिएक्शन ये चलती है। सच डिकम्पोजिशन इज आल्सो कॉल्ड क्रैकिंग, ये वर्ड भी आपने जरूर सुना होगा। पायरोलाइसिस है, क्रैकिंग है, क्रैकिंग इज आल्सो हीट किया जा रहा है। जैसे हम मिथेन था, मैंने इसको हीट किया, कार्बन H2 बना है। प्रोपेन है, 773 केल्विन पे हीट किया है, तो ध्यान से देखो बेटा जी, हमारे पास यहां CH4 आ जाएगा, सॉरी, यहां पर एक देखो एल्कीन बनी है, एल्केन बना है, और देखो लोअर एल्कीन भी बनकर आई है हमारे पास, यस और नो बेटा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आते हैं, लेकिन याद रखना वो लोअर होते हैं, ये ध्यान मेन रखना है, लोअर एल्केन बनकर आते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बनाना। तो उस समय एल्केन हमारे पास 6 या 6 से ज्यादा कार्बन की चेन होनी चाहिए। रिएजेंट आपको ध्यान रखने हैं, आपके पास CrO4 होता, CR2O3 हो सकता है, V2O5 हो सकता है, Mn2O3 हो सकता है, 3 लगाना है यहां पर बच्चों, ठीक है। 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 6 कार्बन की चेन से बेंजीन बनता है, 7 कार्बन की चेन होगा तो टोलुइन बन जाएगा। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखने रिएजेंट, इनमें से कोई भी मिल गया फटाफट से तुम लोगों ने क्या बना देना है बेटा जी, बेंजीन बनाना। 6 कार्बन से 7 कार्बन होगा तो टोलुइन। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ 6 और 7 कार्बन की चेन को लेकर ही चला गया है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन, इसमें एल्केन दिया जाएगा, रिएजेंट मिलेगा एनहाइड्रस AlCl3 और साथ में HCl दिया जाएगा। उससे होता क्या, ब्रांच्ड एल्केन मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों? ब्रांच्ड एल्केन मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखना इस चीज का कि जो भी हमें एल्केन मिलेंगे वो आपस में पोजिशनल आइसोमर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? पोजिशनल आइसोमर होते, PI होते हैं बच्चों ये। इज इट क्लियर? यदि मान लो वो पोजिशनल आइसोमर नहीं है तो इसका मतलब ये है, कंफर्म्ड है कि वो आइसोमराइजेशन शो नहीं कर रहे।
ध्यान रखना, आइस बनते पोजीशन आइसोमर बनेंगे, ये ध्यान रखना। यदि चेन आइसोमर बना के दे दी वो तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन है बेटा जी, रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम के साथ क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं, निकल के साथ 1273 केल्विन के ऊपर उसको हीट किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बनता है। ये इंडस्ट्रीज में यूज होती है। कभी भी हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए तो हम इसी रिएक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ये आपके एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शंस हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है कि मीथेन में O2 डाला गया, लेकिन कॉपर के साथ उसको 300 डिग्री सेल्सियस या नियर बाय हीट किया जाए तो हमारे पास मिथेनॉल बनता है। लेकिन यदि उसी मीथेन को Mn2O3 के साथ किया जाए, किसके साथ बच्चों, Mn2O3 के साथ हीट किया जाए तो उस समय फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। लेकिन यदि मैं इथेन ले लूं और उसको CH3 CO ट्वाइस Mn से हीट करता हूं तो उस समय हमारे पास एसिटिक एसिड मिलता है, जिसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज है। निकल और मिला तो ये बनेगा, अल्कोहल बनेगा। यदि हमारे पास ये कॉपर के साथ करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, Mn2O3 से करेंगे तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, CH3CO ट्वाइस Mn से करेंगे तो एसिटिक एसिड मिलेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली जो बेटा एल्केन होते हैं ना वो KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं देते। एक ही कंडीशन है जहां एल्केन KMnO4 से रिएक्शन करता है, वो तब है जब उसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो वो उसी का कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनाकर देता है। 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा तो KMnO4 से रिएक्शन नहीं होगी। इज इट क्लियर बच्चों, बहुत बढ़िया। लेकिन यदि बात करते हैं कंट्रोल्ड रिएक्शंस की, उसके अंदर हमारे पास कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, दोनों के दोनों, एक है कंबशन, कंप्लीट कंबशन, और एक है हमारे पास इनकंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास रिएक्शन दी गई होगी उसमें ध्यान रखना है कि जो हम जला रहे हैं वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई वहां होनी चाहिए। लेकिन इनकंप्लीट में इनसफिशिएंट, जितनी चाहिए होती है उससे कम ऑक्सीजन सप्लाई होती है। जैसे हम हाई हिल पे चले जाएं, वहां हम बर्न कर रहे हैं, ये अंतर है। जनरल रिएक्शन दी गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि जब भी इसको हम कंबशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए डेल्टा H माइनस आता है। मीथेन को O2 से ट्रीट किया तो CO2 प्लस वाटर बन रहा है। लेकिन जब इनकंप्लीट करते हैं तो CO2 और वाटर नहीं बनता, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर आता है। इज इट क्लियर बेटा जी, या कार्बन ब्लैक, और कार्बन ब्लैक को तो आपको पता है इंक में या इनमें यूज किया जाता है। हीट ऑफ कंबशन, यहीं से टॉपिक क्रिएट होता है और ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है कि भाई जब हम कंबशन कर रहे हैं तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है किसकी ज्यादा और किसकी कम होगी, तो ध्यान रखना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसी की हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी। लेकिन इनवर्सली होता है ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग तब देखनी है जैसे 6 कार्बन की चेन, इधर भी 6, एक में स्ट्रेट चेन एक में ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग के इनवर्सली है। और यदि रिंग की बात करें तो यदि रिंग का साइज बिगर होगा तो H और C हमारे पास जो होगी वो कम होती जाएगी। इज इट क्लियर बेटा जी। लेकिन याद रखना है जो 6 मेंबर का रिंग होती है उसकी ज्यादा जो इनवर्सली चल रहा है तो ऑब्वियसली 6 मेंबर की क्या होनी चाहिए। जैसे साइक्लोहेक्सेन की मैं बात करता हूं, साइक्लोहेक्सेन की क्या होनी चाहिए भाई, रिंग बड़ी हो रही तो 5 से तो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन याद रखना इसका ऑर्डर 7 और 8 तक पूछा जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने। इज इट क्लियर। तो यार रखना, जैसे कार्बन यहां पर लिखा था हम लोगों ने, कहां गया नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली। अब जब चेन बड़ी हो तो कार्बन भी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रिंग के लिए इनवर्सली फॉलो होता है, ये ध्यान रखना है। नहीं तो बच्चा कहता सर ने बोला था कार्बन जहां ज्यादा होंगे वहां HOC भी ज्यादा होगी। सर ये 5 मेंबर की रिंग है कि 6 मेंबर की रिंग है, तो 6 में तो ज्यादा होना चाहिए, नहीं कम है। इज इट क्लियर, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये उसके बाद ये बात करते हैं, हमारे पास एक C3H8 लिया गया, SO2 और Cl2 से ट्रीट किया गया। रीड रिएक्शन आप लोगों ने रिएजेंट से तो वैसे पहचान ही लिया होगा, यस और नो बच्चों। ये वो थी जो एनसीईआरटी की लाइन लिखी गई थी। अब मैं तुम्हारे सामने वो ला रहा हूं जो इसकी रिएक्शंस पेपर में पूछी जा चुकी है पहले, चाहे वो नेम रिएक्शन हो चाहे अनदर रिएक्शन हो। सबसे पहले कभी भी हमें एल्केन बनाना हो, क्या बनाना हो, एल्केन, ये सबसे बेस्ट रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस प्लस HI। क्यों, कुछ भी मिल जाए, क्या बोला, कुछ भी मिल जाए, अल्कोहल मिल जाए, एल्डिहाइड मिल जाए, कीटोन मिल जाए, एसिड मिल जाए। यहां एक ऑक्सीजन कम कर देना, एस्टर आना है, ठीक है बच्चों। तो एस्टर मिल जाए, एसिड हैलाइड मिल जाए, ईथर मिल जाए, अमाइड मिल जाए, ये सबको क्या कर देगा,
एल्केन में बदल देता है। कितना बढ़िया रिएजेंट है ना, कुछ भी सामने आ गया, ये रेड फास्फोरस प्लस HI दिख गया, सबको एल्केन बना देना है। इज इट क्लियर बेटा? उसके अलावा बात करते हैं एल्केन की कैटालाइटिक रिडक्शंस होती है, जैसे एल्कीन से हम लोगों ने क्या करना है बेटा, एल्केन बनाना है, तो उसके लिए निकल, प्लैटिनम और रेने निकल का क्या किया जाता है बच्चों, यूज किया जाता है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। पहला जो की पॉइंट की मैं बात करता हूं कि ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एनर्जी निकलेगी, उसी एनर्जी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, HOH, सुना होगा आप लोगों ने। सेकंड, प्लैटिनम, और जो प्लैटिनम है बेटा, कैटलिस्ट रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर भी हो जाते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर 200 से 300 केल्विन एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर निकल कैटलिस्ट। जब आप निकल कैटलिस्ट का यूज करोगे तो हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। सिन एडिशन ऑफ H2 टेक प्लेस, चाहे तुम निकल यूज करो, प्लैटिनम चाहे प्लैटिनम, जब भी H2 के साथ कोई भी मेटल दिया जाता है हमेशा सिन एडिशन होती है, सेम साइड से H2 अप्रोच करता है। ओके बच्चों, व्हाइल रेने निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इज नोन एज अ Sabatier-Sanderson रिएक्शन। यस, जब हम रेने निकल यूज करेंगे दैट इज अ नेम रिएक्शन, Sabatier-Sanderson रिएक्शन। ये ध्यान रखना है, रेने निकल क्या होता है, ये निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय होता है, साथ में बेस डाला जाता है NaOH, जहां निकल पाउडर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्लियर? उसके अलावा सिस और ट्रांस एल्कीन के लिए मैंने स्पेसिफिक, जब आइसोमेरिज्म से जुड़ के आ जाए क्वेश्चन तो कैसे करना है, सिस एल्कीन दी गई, सिन एडिशन दिया गया, हमेशा मीजो कंपाउंड बनता है। ट्रांस एल्कीन है, सिन एडिशन है, तो हमेशा रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमिक मिक्सचर मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो हमारे पास बनकर आता है। अब यदि एल्काइन की बात करें, एल्काइन में निकल, प्लैटिनम के साथ H2 डालोगे तो पहले H जुड़ेगा, H और H, तो एल्कीन बनेगा, लेकिन एल्कीन पर रिएक्शन रुकेगी नहीं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमेशा एल्केन बनाते। गलती से भी निकल, प्लैटिनम या रेड निकल का यूज करके तुम लोग गलती से भी एल्कीन मत बनाना, एल्कीन से सीधा एल्काइन पे, सॉरी एल्केन पे जाके ही रिएक्शन को रोका जाता है। अब यदि मुझे रोकना है एल्कीन पे, मैं चाहता हूं रिएक्शन रुक जाए, तो लिंडलार रिएजेंट का यूज होता है, तो हमें इन रिएजेंट के साथ में पॉइजन कैटलिस्ट जैसे CaCO3 जो लिंडलार रिएजेंट भी यूज होता है, BaSO4 यूज कर सकते हैं, S8 यूज कर सकते हैं, आइसोकिनॉल यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये सब यूज होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, यहां 3 तरह के रिड्यूसिंग एजेंट आपको डायरेक्ट दिखाई देंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर PSCSN, इसको TPHE बोलते हैं, टिन हाइड्रिन बोलते हैं ना, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्रिन। ये जो रिएक्शन है सब एल्काइल हैलाइड से बनाया गया एल्केन, मतलब एल्काइल हैलाइड दिया जाएगा, एल्केन बनाना है। सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, टिन हाइड्राइड, ये कुछ नहीं करते, जहां भी हैलोजन होगा हैलोजन रिप्लेस होता है हाइड्रोजन से, कहानी खत्म। लेकिन जब मेटल प्लस एसिड यूज करते हैं सेम चीज है, हैलोजन रिप्लेस होगा H से, लेकिन कौन कौन से दिए जा सकते हैं, जिंक प्लस एसिटिक एसिड दिया जाता है, जिंक प्लस HCl दिया जाता है। याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल एक फंडा है, यदि तुम्हें रिएजेंट याद है तो कहानी खत्म। ओके बच्चों, लेकिन जितने भी पॉइंट मैंने यहां लिखे गए हैं, एक एक पॉइंट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट यदि बात करता हूं रेड फास्फोरस प्लस HI, अरे भाई साहब ये तो अभी यहां आया, ये मिल गया तो सोचना ही नहीं है, हमेशा एल्केन ही बनेगा, फिक्स्ड है। रेड फास्फोरस प्लस HI रिड्यूसिंग एजेंट, ऑब्वियस रिडक्शन करता है। वुड्स रिएक्शन सिंपल फंडा है, तुम्हें सोडियम प्लस ड्राई ईथर दिया जाएगा, एल्काइल हैलाइड दिए जाएंगे, कुछ नहीं करना, हैलोजन हटाओ, रेडिकल लगाओ। रेडिकल का नेचर देखो, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। 1 डिग्री और 2 डिग्री हुआ तो रेडिकल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, 3 डिग्री हुआ तो रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट। वही चीज बताया गया, जैसे यहां पे X NaX बाहर निकल जाएगा, R और R जुड़ेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वुड्स रिएक्शन। बट क्या क्या होता है, इट इज द कपलिंग रिएक्शन इन विच हायर एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन हम लोगों को मिलते हैं। एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म्ड, मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, CH4 हम कभी वुड्स रिएक्शन से बना नहीं सकते। इंटरमीडिएट की बात करते हैं, इस वुड्स रिएक्शन को फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक दोनों मैकेनिज्म से लेके जाया जा सकता है, लेकिन विच वन इज मोर फेवरेबल, असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनेगा यहां से कि भाई वुड्स रिएक्शन के लिए विच वन इज मोर फेवरेबल, यार ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज more favorable. Is it clear? Next यदि यहां पे बात करें कि वुड्स रिएक्शन थी, अब हम बात करेंगे बेटा फ्रैंकलाइन रिएक्शन। क्या चाहिए वुड्स में, और ध्यान रखना, यदि दोनों एल्काइल हैलाइड है तो वुड्स रिएक्शन, एक एल्काइल हैलाइड है और दूसरा एराइल हैलाइड है तो उसको बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, और दोनों एराइल हैलाइड है तो
फिटिग रिएक्शन। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। फिर आती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कुछ नहीं है, सारा रिएक्शन सेम है, सेम वुड्स रिएक्शन, चाहे फ्रैंकलैंड हो चाहे कोरे हाउस वगैरह हो, सेम प्रोडक्ट देते हैं जैसे वुड्स रिएक्शन के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बस फर्क कितना है, वहां सोडियम ट्राई ईथर था, यहाँ जिंक और ट्राई ईथर था। वहां 2 सोडियम यूज करने पड़ रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ 1 जिंक से काम हो जाएगा तो बनता R2Zn, जो कि हमारे पास डाइअल्काइल जिंक बनता है, जो कि फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहलाता है। इसमें जो R के साथ मेटल जुड़ा है इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं इसमें जो R होता है ना बेटा, वो नेगेटिव चार्ज लेके बैठा होता है, मतलब अटैक करेगा। जैसे मतलब आगे R-X मिला तो ये नेगेटिव इस R पे क्या कर देगा बच्चों? अटैक करेगा और एल्केन बनाएगा। तो देखो प्रोडक्ट तो सेम बन के आया जो इधर बन के आया था, तो सेम वुड्स रिएक्शन जैसा ही प्रोडक्ट मिलता है। सेम बात करते हैं कोरे हाउस, उसमें लिथियम और कॉपर दोनों यूज होते हैं बेटा, जिसमें डाइअल्काइल लिथियम कुप्रेट बनता है जिसको गिलमेंस रिएजेंट बोलते हैं। यहां भी देखो R मेटल से जुड़ा है तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ, तो ये भी तो R अटैक करेगा ना। जब ये R अटैक करेगा R' के ऊपर तो R हमें बनाकर देगा। तो सेम प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे वुड्स रिएक्शन मिलते हैं। फर्क कितना है, सोडियम यूज करेंगे तो वुड्स रिएक्शन है, जिंक यूज करेंगे तो फ्रैंकलैंड है, लिथियम और कॉपर यूज करेंगे तो कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। इसके मैंने की पॉइंट रखे, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कंटेनिंग ओड नंबर ऑफ कार्बन, या अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि वुड्स रिएक्शन से तो हम बनाते ही नहीं है यार, है ना। बोल दिया ना इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट वुड्स रिएक्शन से नहीं बन सकता या कौन सा एल्केन वुड्स रिएक्शन से नहीं बन सकता। तुमने सिर्फ देखना एसिमेट्रिकल कौन है। मान लो सारे ऐसे लग रहे हैं सारे सिमेट्रिकल है, या कैसे पता लगेगा? तुमने देखा ओड कार्बन स्पीशीज, यदि कोई एल्केन ओड कार्बन स्पीशीज का बना होगा तो उसको सीधा हटा देना। ये वुड्स रिएक्शन से हम कभी बनाते नहीं, बनता नहीं है, बनता है लेकिन बनाते नहीं, क्योंकि उसको सेपरेट आउट करना बहुत मुश्किल होता है। हाई टेम्परेचर जो कि होता क्या है ना, जब हम दोनों या एसिमेट्रिकल एल्केन बनता है तो उसके साथ साइड प्रोडक्ट ही बनते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट मेन प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अब निकाल ही नहीं पाए तो उसका करने का क्या फायदा हुआ? क्लियर बच्चों? तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर से R मेटल से जुड़ा है, तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। R क्या करेगा? R' पे अटैक करेगा, तो R और R' हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। यदि फिर एसिड की मैं बात करता हूं तो हमारे पास क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत क्या है, ये जो R ग्रुप होता है ये अटैकर है, ये अटैक करेगा, लेकिन किससे अटैक करेगा? ये ढूंढता सबसे पहले एक्टिव हाइड्रोजन को। किसको? एक्टिव हाइड्रोजन। क्या यहां एक्टिव एसिडिक है तो ये एक्टिव हाइड्रोजन हुआ, तो ये R इस पे अटैक करेगा और RH बनेगा। यदि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा जो ऊपर रिएक्शन दी गई है। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव हाइड्रोजन को ही ढूंढेगा, ध्यान रखना इस चीज का। आगे है वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन। बेटा वोल्फ-किर्शनर और क्लेमेंसन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है। जो भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O है, वोल्फ-किर्शनर के रिएजेंट दिया जाता है एंड हाइड्रोजन होता है। कौन होता है बच्चों? हाइड्रोजन। करना क्या है तुमने? कुछ नहीं करना। जब भी तुम्हें C डबल बॉन्ड O दिखा, O हटाओ, 2 H लगाओ, कहानी खत्म। जैसे ये है, तोड़ा, 2 H लगाए, खत्म कहानी। क्लेमेंसन का भी सेम है, जिंक अमलगम और HCl है, तोड़ा, HH लगाए, सेम। अब आप लोगों से दोनों सेम है तो 2 रिएक्शन क्यों बनाई गई? क्योंकि ये जो हमारे पास क्लेमेंसन रिएक्शन होती है ये एसिडिक सेंसिटिव होती है। मान लो मॉलिक्यूल के अंदर 2 जगह पे एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है और कीटोन भी है, ये नहीं छोड़ेगा किसी को भी। इसको जो मिल गया एल्डिहाइड कीटोन जो है सबको रिड्यूस कर देगा एक ही बारी में। लेकिन ये जो वोल्फ-किर्शनर है ये सिलेक्टिवली काम करता है, मतलब वन टाइम में 1 को रिड्यूस करेगा। मान लो मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप भी है और कीटो भी है, तो ये पहले एल्डिहाइड को करेगा कि वो मोर रिएक्टिव है तो मैं एल्डिहाइड को रिड्यूस करूंगा। लेकिन जैसे एल्डिहाइड हो गया तो रुक जाएगा, आगे कीटोन को नहीं करेगा, दोबारा डालोगे तो कीटोन को भी रिड्यूस करेगा। बट ये भाई बोलेगा ना भाई मैं आया, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको उड़ा डालूंगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। फिर हमारे पास एक और नेम रिएक्शन है, दैट इज कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या है हमारे पास? देखो पहचान क्या है, सोडियम या पोटेशियम का आपके पास कार्बोक्सिलेट सॉल्ट दिया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा मिलेगा। हमेशा वहां पर क्या होगा बेटा जी, एक तो तुम ऐसा काम कर सकते हो, देखो ये 2 टाइम स्पीशीज सही होती है, 2 लाइनें ऐसे लगाओ, CO2 निकलेगा, NaOH निकलेगा, R और R बचा ना 2 R, तो R और R रेडिकल मिला के उनको जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? R बॉन्ड R, तो एल्केन बन सकता है। इसी तरीके से एल्कीन एल्काइन भी यहां से बनाई जा सकती है। तो मैकेनिज्म देखो, जो पॉइंट मेन ध्यान रखने हैं, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, CH4 यहां से बनाया नहीं जा सकता। pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ये लाइन ध्यान रखना, pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज करता है क्योंकि लास्ट में मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NaOH। KOH ही बन सकता है, कोई दिक्कत। इफ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज टेकन, अलग अलग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां से भी R रेडिकल मिलेगा, यहां से भी R डबल डैश रेडिकल मिलेगा, R डैश R डबल डैश से मिलेगा तो ये बन गया। लेकिन R रेड डैश
दूसरे R' से भी तो जुड़ सकता था ना, तभी तो फ्री रेडिकल में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं हम लोगों को, तो वहां एक नहीं 3 तरह के प्रोडक्ट मिलने की संभावना होती है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट यदि बात करते हैं इसकी एनसीईआरटी की रिएक्शंस, वो है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। पहचान क्या है? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया होगा, कुछ नहीं करना, जैसे तुमने NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड देखा, हीट देखा, समझो डीकार्बोक्सिलेशन है, CO2 हटाओ, R के साथ H लगाया, कहानी खत्म। पर ध्यान के रखने पॉइंट्स, एल्केन प्रोड्यूस कंटेन कार्बन एटम लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन होंगे उससे कम कार्बन का ये प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि CO2 तो यहां से निकल गई, सोडियम कार्बोनेट बन गया उसका, तो एक कार्बन तो कम हो जाएगा ना। सेकंड, सोडा लाइम प्रोसेस है 3:1 रेशो में NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड किस रेशो में डाले जाते हैं बच्चों? 3:1 में। रिमूवल ऑफ COH ग्रुप एंड ऐड H, COH हटाना है, H जोड़ना है, कहानी खत्म। कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है, याद रखना इंटरमीडिएट में नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ, मान लो बोल दिया जाए 4 मॉलिक्यूल है, किसकी डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगी? सबके CO हटाओ, ये वाला पार्ट हटाओ, यहां नेगेटिव लगाओ। ओके बच्चों, फिर उस नेगेटिव की स्टेबिलिटी देख लो, जिसका नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा कार्बेनाइन, वो उसी की ही रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। लेकिन आपको ना एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है कि भाई सब में मान लो नेगेटिव चार्ज सेम बन रहा है, बट किसकी रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगी? यदि, लिखा नहीं मैंने यहां पे, सुनना, यदि लिख देता हूं, नहीं तो तुम बोलोगे सर हम तो भूल जाते हैं, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भूल जाते हैं। चलो ध्यान रखना, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन, यदि तुम्हें मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दिया बीटा पोजीशन पर, तो उसकी रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन सबसे फास्ट होगी। क्यों? CO निकला, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल गया तो वो कॉन्जुगेशन करेगा, और कॉन्जुगेशन से तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। और याद रखना, यदि बीटा पे तुम्हें मल्टीपल बॉन्ड मिल गया तो उस समय सोडा लाइम की भी जरूरत नहीं होती, केवल हीट से ही डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। तो बच्चों अभी जो हमने पढ़ा, आपने एक चीज नोट डाउन की, एनसीईआरटी में से लाइनें निकाली गई हैं, सारे वो की पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिस इज अ ऑल एल्केन, जो भी एल्केन के बारे में एनसीईआरटी में कहा गया है, या जो तुम्हें नीट के लिए जरूरी है एल्केन के बारे में जानने का, तो वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो मैंने पॉइंट बनाए, ये जो चार्ट्स हैं, ये आप लोगों को मैं इसमें लिंक दे दूंगा, जहां से आप लोग इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो। लेकिन या तो तुम लोग कमेंट करना, अदरवाइज बच्चे क्या देख के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। कमेंट करना, जिस बच्चे का कमेंट आएगा मैं उसको पर्सनली भेज दूंगा, या मेरा नंबर तो उस पर पड़ा ही हुआ है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट जरूर करना। जिसको भी ये चार्ट चाहिए होंगे तो मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, एक सिंगल लाइन भी इसमें छूटनी नहीं चाहिए, एक वर्ड आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ना है। अब जैसे एल्केन आया, उस तरीके से एल्कीन और एल्काइन अगली शॉर्ट के अंदर आएगा, 20 मिनट के लेक्चर्स के अंदर आएगा, इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स भी आएंगे। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, अच्छे से समझ भी आया होगा। हाँ, शॉर्ट टाइम है, 20 मिनट में हर चीज रिवाइज करनी थी, तो हम ज्यादा एग्जांपल नहीं कर सकते थे, लेकिन वो वन शॉट के अंदर हम यही काम तो करेंगे। लेकिन ये काम जो अभी मैं ये जो कर रहा हूं, ये जो सीरीज लाया हूं, नीटेंट नाम से लाया हूं आप लोगों के लिए, तो ये इसका सिर्फ एक ही फंडा है कि आप लोगों को अगले 2 वीक के अंदर अंदर सब लेक्चर्स मिल जाएंगे, ताकि आपकी एक बार रिवीजन हो जाए। थ्योरी से रिवीजन हो गई सारी, फिर हम लोग वन शॉट पे जाएंगे, फास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगवाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आएगा मजा, फिर हम रेडी हो जाएंगे। अब आ जाए क्वेश्चन, फिर हम कर लेंगे। क्लियर बच्चों? लेकिन आप लोगों को एक काम करना है, तुम्हें नीट एंड ऑब्वियस सी बात है, कर रहा हूं मैं भी एफर्ट डाल रहा हूं, तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट अच्छा लग रहा है कि 20 मिनट में पूरा लेक्चर्स को रिवाइज करना, तो एक बार कमेंट बॉक्स में सब बच्चे नीट एंड लिख देना, ताकि हमें भी लगे कि यस बच्चों को नीट एंड पसंद आ रहा है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट आपको एल्कीन और एल्काइन का मिलेगा। बाकी ऑल द बेस्ट बच्चों।